नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 30 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा एडिटोरियल है वह द हिंदू से संबंधित है, जिसके अंदर कहा गया भी जो फ्लड है यानी जो बाढ़ है वह किस प्रकार से प्रभावित करती है और जो शहरों में जो बाढ़ आती है उसका कितना भयंकर प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैसे कुछ ज़्यादा इस आर्टिकल के अंदर हमारे लिए नोट करने के लिए नहीं है, मगर हमारे लिए बाढ़ को समझना ज़रूरी है। जैसे इस आर्टिकल में कहा गया भी हाल ही में तो बेंगलुरु के अंदर बाढ़ का जो मुख्य कारण रहा है वह अत्यधिक वर्षा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं भी शहरों के अंदर जो पानी जो जल होता है उसकी निकासी की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती है और बहुत कम वर्षा होने पर भी वहाँ पर पानी जो लगभग हम कह सकते हैं भी बहुत अधिक मात्रा में खड़ा हो जाता है, या कह सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर जमा हो जाता है। ठीक है, तो उससे होता क्या है भी कि हमारी जो हम जो हमारी ज़िंदगी है या जो हमारा जो दिनचर्या है उसमें काफ़ी मात्रा में क्या होता है वो काफ़ी को जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, साथ ही अगर इस आर्टिकल के अंदर कहा भी भविष्य में मौजूदा जो हाल ही में जो वर्षा हो रही है उसका आंकड़ा दिया गया कितनी हो रही है, लगभग 650 मिलीमीटर हो रही है, जो वर्तमान यानी भविष्य में वह जाकर कितनी 1000 मिली प्रतिवर्ष से बढ़ सकती है। तो इससे हम देख सकते हैं भी जो हमारी जो वर्षा की जो समस्या है वह कितनी और ज़्यादा भयावह हो सकती है या जटिल हो सकती है, क्योंकि जब अगर हमारे पास अभी भी अच्छे अगर जो जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो हम कितने भयंकर परिणाम इसे देखने का हमें मिल सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा भी जिससे बाढ़ जैसी समस्या और जटिल हो जाती है। ये हम देखते हैं भी इससे क्या भी जो एक तो जल निकासी की हमारे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ वर्षा की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या है भी जो यानी बाढ़ जैसी स्थिति है वो और ज़्यादा जटिल हो जाती है, यानी उससे निपटना हमारे लिए और ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जिससे बाढ़ जैसी आगे क्या है इसमें इसके और भी कारण बताए गए हैं, जिसमें क्या भी शहरों का एक अच्छा नियोजन जो हमने देख लिया, भीड़ भाड़ में वृद्धि होती जा रही है, जिस प्रकार से शहरों में दिनों दिन क्या हो रही है और ज़्यादा, एक तो हमारे जो शहर पहले से भी नियोजित स्वरूप में नहीं बसाए गए हैं और साथ ही साथ उनके अंदर जो जनसंख्या है वह भी दिनों दिन क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, इससे भी क्या है कहीं ना कहीं जो बाढ़ की स्थिति है वह और ज़्यादा भयावह हो जाती है। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या जो इससे क्या है भी जो अधिक बाढ़ के कारण जो हमारी आर्द्र भूमियाँ हैं वह भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। ठीक है, तो इससे हमारे जो जिस प्रकार से हमसे जो आर्द्र भूमि जो बाढ़ को नियंत्रित करती है वो वह भी क्या है दिनों दिन क्या हो रही है, हमारी नष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो आगे इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दिया गया भी स्पष्ट है कि हमें शहरों की भीड़ भाड़ को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे ताकि हम आर्द्र भूमि को बचा सकें। आर्द्र भूमियों को बचाना होगा क्योंकि हम पेड़ों के माध्यम से आर्द्र भूमियों को बचा सकते हैं। ठीक है, कुछ बफर जोन भी बना के उनको बचा सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पुनः भरमाई भी करना होगा, यानी तो जब तक बचाना ही जरूरी नहीं है, जो इस चीज़ का आज तक नष्ट हुआ है उसको भी बचाना हमारे लिए क्या जरूरी है, उसका पुनः भ्रमण करना, यानी जैसे जल निकासी है या जो भूजल दिनों दिन नष्ट होता जा रहा है उसको भी क्या करना होगा, पुनः भ्रमण करने की हमें क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ क्या भी जो नालियों की गंदगी है उसको भी हमें साफ करना होगा, क्योंकि जो नालियाँ होती हैं जहाँ से पानी की निकासी की व्यवस्था है वह क्या होती है, गंदगी की वजह से उनमें पानी निकासी की समस्या और उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वह पानी आगे नहीं जा पाता है। ठीक है, तो उनको भी हमें दिनों दिन क्या करना होगा, साफ करना होगा और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा भी आगे उसके अंदर और ज़्यादा मात्रा में यानी गंदगी न फैलाएं। ठीक है, और साथ ही साथ जो सीवरों का भी विस्तार करना होगा, जिस प्रकार से हम देखते हैं भी शहरों में सीवरों की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो हमें और ज़्यादा और अच्छे लेवल पर सीवरों का विकास करना होगा। साथ ही साथ जो फुटपाथ के अंदर जो कंक्रीट का जो इस्तेमाल होता है उसको हमें कम करना होगा। ठीक है, उसकी हमें और विकल्प तलाशने होंगे, या हम कह सकते हैं कुछ इस प्रकार की सड़कों का निर्माण करना होगा जिसमें हल्के हल्के छिद्र हों, जिससे क्या हो जो जल है वह भूमि के अंदर चला जाए, जिससे हमारा जो भूजल है उसका भी क्या हो, पुनः भ्रमण हो, यानी जो हमारा भूजल है उसका स्तर भी क्या हो, अच्छा हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो जल मार्गों में अवरुद्ध होने वाले जो कचरा है उसके पे है नियंत्रित करना होगा। जैसे हम देखते हैं भी बड़े बड़े शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं और वह कचरे लगभग नालियों में, नदियों में, जिस प्रकार से हम यमुना नदी का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें भी क्या है, अभी दिनों दिन लोग कचरा फेंकते रहते हैं, तो उससे क्या होता है भी जो पानी निकासी की जो स्थिति है वो और जटिल हो जाती है, पानी नहीं निकल पाता है, तो उससे क्या होगा भाई और ज़्यादा हमें यानी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में लगभग इतना ही था, जो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा तो कोई खास एग्जाम्पल नहीं दिए गए, यही एग्जाम्पल है जो हमने बार बार भी एग्जाम्पल किए हैं यूज़। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी द हिंदू से संबंधित है, जिसके अंदर कहा गया भी जो हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे के अंदर जो हृदय रोग से संबंधित जो समस्याएं हैं दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं और उसके प्रति जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं
वह भी हमारी पूर्ण नहीं है। तो इसके बारे में इसमें चर्चा की गई भी किस प्रकार से जो आज वर्तमान में जो हृदय रोग है वह केवल पुरुषों के अंदर या जो वयस्क लोग हैं उन्हों के अंदर ही नहीं, साथ ही साथ जो बच्चों के अंदर भी इनके मामले दिनों दिन क्या बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल क्या अभी वर्तमान में बच्चों के मध्य में बढ़ते हृदय रोग की समस्या से जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति और ज़्यादा भयावह हो जाती है भी जब क्या होता है भी जब उनके माता पिता को इस बारे में बताया जाता है तो वह इससे क्या होते हैं भी ज़्यादा उत्सुक या फिर क्या कह सकते हैं भी एक प्रकार से पैनिक हो जाते हैं यानी घबरा जाते हैं, जिससे वे अपना काम काज छोड़ के दूसरे शहरों में जाते हैं उनके इलाज के लिए, क्योंकि उनके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर अच्छे इलाज उनके लिए उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यही दे रखा भी बच्चों के घर के आसपास किसी भी चिकित्सा देखभाल की कमी होने के कारण वह क्या उन्हें दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने जो दिनचर्या की जो कह सकते हैं भी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें काफ़ी अवरोध आता है और जो उसके अंदर यानी जो समाज के अंदर और एक नई समस्या के रूप में भी उभर कर सामने आता है। और साथ ही साथ जहाँ पर वह जाते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या भी बच्चों में हृदय रोग के उपचार के लिए एक राष्ट्रीय नीति का अभाव भी बड़ी संख्या में बच्चों के इलाज को बाहर रख देता है भी। जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो बच्चों के इलाज के लिए एक यानी अखिल भारतीय तौर पर एक नीति का निर्माण नहीं किया गया कि किस प्रकार से बच्चों का इलाज यानी हृदय रोग किया जाए, किस प्रकार से उनके आधारभूत ढांचों का विकास किया जाए, किस प्रकार से नए नए डॉक्टरों का भी हम कह सकते हैं भी जो डॉक्टर हैं उनको नए नए डॉक्टरों को वहाँ पर अपॉइंट किया जाए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं भी कुछ क्षेत्र के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया जाए जिसमें उन्हीं क्षेत्र के लोग इलाज करवा सकते हैं या कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। तो अगर एक राष्ट्रीय नीति नहीं है उसके अभाव में भी कहीं न कहीं बच्चों की जो हृदय जैसी समस्या है वह दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे हम साथ में ये भी देखते हैं आजकल के जो बच्चे हैं वह व्यायाम की तरफ कम ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से क्या है भी जो हृदय जैसी बीमारियां हमें कम होती यानी जो बढ़ती चली जा रही है। साथ ही हमने कल एक आर्टिकल देखा था जो दैनिक जागरण के अंदर आया था, जिसके अंदर क्योंकि हमने जो अभी हाल ही में हमें विश्व हृदय दिवस मनाया था, कब था ये 29 सितंबर को था, ये कब था, कल था। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य में कम एक हमने दैनिक जागरण के आर्टिकल देखा था तो जिसमें क्या था भी बताया गया था भी किस प्रकार से जो हृदय से संबंधित जो मामले हमारे दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या क्या हमें इसके लिए उपचार करने चाहिए भी। हमें निरंतर व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को खेल कूद की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, हमें साइकिलिंग करनी चाहिए। तो इस प्रकार के उसके अंदर सोल्यूशन दिए गए थे। ठीक है, कहा कि अभी भारत में वर्तमान अगर स्थिति देखें तो भारत में 22 अस्पताल और 50 से कम केंद्र भी स्थित है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं भी कितना बड़ा देश है हमारा और इसमें केवल और केवल लगभग 12 अस्पताल और कितने 50 केंद्र का 50 से कम केंद्र हैं जिसमें हम एम्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है भी इतने कम अस्पताल है और बच्चे इतनी तादाद में हमारे जो हम कह सकते हैं भी इतनी जनसंख्या है, तो इसकी तुलना में जो हमारा आधारभूत ढांचा है वह बहुत ही कमज़ोर है, जिससे ये जो हमारी जो शिशु है नवजात सुंदरी हृदय जैसी सेवाएं हैं उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उनसे क्या होगा भी उनसे और ज़्यादा जो स्थिति है वह और ज़्यादा क्या होगी जटिल हो जाएगी और भयावह हो जाएगी, जिसके हमें बहुत अधिक दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है और आने वाले भविष्य में एक अच्छे राष्ट्र और अच्छे मानव पूंजी का निर्माण इससे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल दिए गए भी 1.4 अरब डॉलर वाले 600 जिलों में केवल और केवल कितने 250 बाल रोग विशेषज्ञ यानी जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी कितनी कमी हम देख सकते हैं भी। हम देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण 600 जिले हैं उसमें केवल और केवल 250 बाल दिखते हैं, यानी एक शहर में एक डॉक्टर भी नहीं है। हम इससे एग्जाम्पल लगा सकते हैं भी लगभग एक शहर यानी 3 शहरों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। तो इस ये भी स्थिति हमको कहते हैं भी कितनी भयावह स्थिति है भी जिसके अंदर हम बच्चों का अच्छे से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा यही हमने लिया भी हाल ही में जो विश्व हृदय दिवस कब था 29 सितंबर को था बीता है, जिसे वर्तमान में भारत की कई ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए तेज़ी से कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम कहते हैं जिस प्रकार से हमें जो सरकार को इसके प्रति एक राष्ट्रीय नीति बनाने की ये वाली कार्य करना चाहिए, साथ ही साथ हमें मिल करके ये कार्य करना चाहिए बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला जो ये आर्टिकल है वह भी हमारा द हिंदू से है, जिसके अंदर जो हमारा जो ये बताया गया अभी जो भारतीय मुद्रा है वह किस प्रकार से कमज़ोर हुई है। ये जैसे हाल ही में हमें देखा था जो अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक थी उसने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, और ऐसा ही एक आर्टिकल हमने दैनिक जागरण में पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने मुद्रा के जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य हैं किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव होते हैं किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव है वो सारे के सारे हमने पहले जो एक आर्टिकल था जिसके अंदर जो कल या परसों ही एक आर्टिकल था जिसमें हमने अच्छे से इस बार में डिस्कशन किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो
आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। फिर भी हम इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ प्रकार के, यानी हम आपको नोट्स के तौर पर तो नहीं, मगर ऐसा है भी हम आपको बता देंगे भी क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या इससे हमें नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में इसमें कहा भी है जो भारतीय रुपया है वह भी कम हुआ है, मगर जब हम देखते हैं भी विश्व की जो अन्य मुद्राएं हैं उनकी तुलना में भारत का रुपया है वो काफ़ी मात्रा में, यानी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना उन मुद्राओं पर पड़ा है। चाहे वह मुद्रा पाकिस्तान की हो, श्रीलंका की हो, कहीं कहीं जो यूरो मुद्रा है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, चीन की जो मुद्रा है उस पर भी काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, मगर भारत में इतना प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंदर यही बताया गया भी जो रुपये का प्रभाव पड़ा है उससे क्या क्या हमें फायदे यानी फायदा और नुकसान होंगे, हम देखते हैं। तो आर्टिकल के अंदर क्या गया, पिछले सप्ताह रुपया जो डॉलर के मुकाबले कितना 81 रुपये के अंक से रिकॉर्ड स्तर पर नीचे गिरा था। ठीक है, कितने 81 रुपये के। ठीक है, यानी आज $1 की तुलना में कितना हो गया, 81 रुपये हो गया है। ठीक है, तो क्या गया, हाल ही के महीनों में भारतीय रिजर्व बैंक ने गिरावट को कम करने के लिए हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे हस्तक्षेप कर रहा है। इससे अर्थ क्या है, जिस प्रकार से हम देखते हैं अभी हमें किसी की चीज़ की यानी विदेश से आयात करने की आवश्यकता पड़ती है कुछ वस्तुओं की, साथ ही साथ हम पर्यटन के लिए भी विदेशों में जाते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं भी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उससे हम क्या करते हैं भी डॉलर खरीदते हैं। ठीक है, यानी हमें डॉलर की आवश्यकता पड़ी क्योंकि वहाँ पर जो हमारे भारतीय रुपया है वह करेंसी नहीं चलती है, तो वहाँ पर हमें डॉलर की तुलना में या उस विदेशी कंट्री की आवश्यकता होगी या उसके विदेशी कंट्री की हमें क्या करें भी मुद्रा खरीदें। ठीक है, मगर डॉलर का ऐसा भी, और डॉलर हम कहीं भी ले सकते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा भी डॉलर की मांग बढ़ रही है, तो क्या करा जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें क्या है हस्तक्षेप करने की, यानी जो जिस प्रकार से जो डॉलर की मांग बढ़ रही है तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या कर रही है अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें से डॉलर निकाल करके लोगों को दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर क्या हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, यानी हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचेगा तो हम आने वाले समय में जो आयात जैसी स्थिति है उस पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो कच्चा तेल है जिसका हम मुख्यतः आयात करते हैं बाहरी देशों से, साथ ही साथ और भी काफ़ी वस्तुएं हैं जिसका हम भारत से क्या करते हैं बाकी देशों से आयात करते हैं। ठीक है, तो उस पर हमारा कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व बैंक ने जो बैंक की ब्याज दरें बढ़ाई है जिससे क्या भी जो वहाँ के जो निवेशक हैं जिन्होंने भारतीय बाजार में पैसा लगाया हुआ था तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से भारत से पैसा निकाल करके उन बाज़ारों में लगाना अभी ज़्यादा सुविधाजनक, यानी वहाँ पर उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो वह भारत से पैसा निकाल करके वो वहाँ पर पैसे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, भारत के अंदर जो विदेशी जो मुद्रा है उसकी क्या हो रही है, कमी होती जा रही है, क्योंकि विदेशी बाजार में जो रुपये यानी भारतीय रुपये के रूप में तो मैं अपना धन नहीं लगा पाएंगे, इसलिए वह यहाँ से डॉलर को कन्वर्ट करके लेके चले जा रहे हैं, इसलिए भारतीय जो रिजर्व बैंक है उन्होंने इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, आगे क्या भी इसका उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में कितना 12 महीनों के लगभग कितना तो 94 अरब डॉलर गिर कर कितना 545 अरब डॉलर हो गया है, यानी हमने पिछले 2 महीनों के अंदर यानी 12 महीनों के अंदर भी हमने कितने लगभग 94 अरब डॉलर इतना यानी हमने इतना खर्च कर दिया है, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार से इतना मुद्रा हमने निकाल दिया कितनी 94 अरब डॉलर, जो कि अब घट करके हमारा कितना हो गया 545 अरब डॉलर ही रह गया है। ठीक है, तो ये एक कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति है, और साथ ही साथ ऐसा सिर्फ आरबीआई अपना जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है उसका केवल 6% ही निकाल सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं भी हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह भी दिनों दिन क्या होती है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो जैसे जैसे रुपया हमारा कमज़ोर होता जाएगा तो उसमें हम देख सकते हैं किस प्रकार के हमारे सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले सकारात्मक प्रभावों की अगर बात करें, ठीक है, अगर हमारा रुपया गिरता है तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, सबसे पहला प्रभाव तो क्या होगा, जो हमारा जो निर्यात है वह सस्ता हो जाएगा। ठीक है, यानी हम जो विदेश में कोई चीज़ बेचते हैं तो वह क्या होगी, सस्ती होगी, तो बाहर के जो लोग हैं वह भारतीय चीज़ खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, औरों की तुलना में, एक ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फायदा इससे क्या होगा भी हमारा जो पर्यटन व्यापार है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर आकर पर्यटन करना या घूमना उनके लिए सस्ता पड़ेगा तो वह क्या करेंगे, यहाँ पर आना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, एक इससे हमारा बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो निवेशक है वह भी इससे प्रभावित भी हो सकते हैं, कहीं न कहीं जैसे कम पैसे में वहाँ पर वह अच्छा व्यापार करने के लिए हम सोच सकते हैं, तो इससे कहीं न कहीं हमारे यहाँ निवेश बढ़ने की भी संभावनाएँ हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, नकारात्मक प्रभाव होंगे भी हम अगर दूसरे देशों से किसी भी चीज़ का आयात करते हैं तो वह हमारे लिए क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, यानी जो तेल हमें पहले 70 रुपये में मिलता था वह 82 रुपये में मिलेगा, तो ये हमारे लिए महंगा हो गया। ठीक है, साथ ही साथ
जो निवेशक है, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा फायदा दे रखा है, जो वर्तमान में यहाँ पर जो निवेशक है वह यहाँ से पैसा निकाल करके दूसरे बाजार में लगाना पसंद करेंगे। ठीक है, ये भी कहीं न कहीं जो निवेशकों को भी फायदा यानी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के हमें जो कुछ और भी नुकसान इस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह कमज़ोर होता है, और साथ ही साथ कमज़ोर होने से जो निवेशक है या जो बाहरी दुनिया के अंदर जो भारत का प्रभाव है वह भी क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो ये लगभग कुछ इसके नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था रुपए के बारे में जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर क्या भी अपनी क्षमता को पहचानना होगा भारत को। भी जिस प्रकार से हम देखते हैं भी जो भी हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन हुआ था, तो जिसके अंदर हम देखते हैं भी जो जितनी भी पश्चिम देशों की जो मीडिया थी या जो पूरे विश्व की जो मीडिया थी उसका ध्यान उस सम्मेलन पर था। ध्यान इसलिए था क्योंकि अभी हम देखते हैं रूस और यूक्रेन के मध्य में जो युद्ध है, तो इससे जो रूस के जो राष्ट्रपति है उनकी ये जो पहला सम्मेलन था। साथ ही साथ जो चीन थे उनका भी जो कोविड-19 के बाद जो पहला सम्मेलन था या पहली विदेशी यात्रा थी उनकी। ठीक है, तो इसका उन्होंने जो बाहरी मीडिया था उनका काफ़ी इसके ऊपर आक्रोश रहा, इनके यानी उस पर ध्यान दिया। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया था जिसमें रूस से कहा था भी जो वर्तमान समय है वह युद्ध का समय नहीं है, इसके उनकी काफ़ी प्रशंसाएं की गई है। ठीक है, विदेशी मीडिया द्वारा। ठीक है, जो पहले कहीं कहीं जो भारत यानी भारत की जो विदेश नीति थी उसको काफ़ी कोसती थी या कुछ उसका क्रिटिसिज्म करती थी, तो उसका भी उन्होंने काफ़ी क्या सराहना की है। ठीक है, साथ ही साथ जो अभी जो हमारी जो नई विदेश नीति है उसके भी हमने इसमें 3 स्तंभ बताए गए हैं। जो वर्तमान की जो हमारी जो विदेश नीति हमने बनाई है तो उसके 3 स्तंभ बताए गए हैं। कौन कौन से? एक इसमें बताया गया जो डी हाइफिनेशन बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या है दो परस्पर जुड़ी हुई वस्तुएं। डी हाइफिनेशन का अर्थ हम देख लेते हैं, बाकी आपके पास न्यूज़पेपर होगा आप उसमें से वैसे पढ़ सकते हैं, बस चीज़ यही है। इसमें क्या क्या है जो दो महाशक्तियाँ होती है, तो हम भारत क्या करता है भी उन दो महाशक्तियों के बीच में संतुलन बनाने का प्रयास करता है। जैसे हम भारत और इसका रूस और अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, तो हम रूस से भी व्यापार करते हैं और साथ ही साथ हम अमेरिका से भी व्यापार करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो विदेश नीति है उससे हम दोनों के मध्य में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला स्तंभ तो इन्होंने ये बनाया है जिसको इन्होंने नाम दिया है डी हाइफिनेशंस। ठीक है, उदाहरण के लिए बस इसी दे भी पश्चिमी एशिया जो नीति है, जो पश्चिमी एशिया है उसके साथ भी हम नीति बनाकर चलते हैं। साथ ही साथ जो पश्चिमी एशिया के जो जो देश हैं उनके साथ भी जिस प्रकार की जो हम नीति बनाते हैं, जिसमें हम इजराइल का इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया भी। इजराइल के अंदर हमने 2017 तक किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं की थी, मगर वर्तमान में अगर हम देखें तो इजराइल हमारा एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं सहयोगी है, जिससे हम रक्षा के साथ साथ कहीं न कहीं जो कृषि से संबंधित भी हम उनसे सहयोग करते हैं। ठीक है, आगे इसके अलावा जो सांस्कृतिक कूटनीति का संकल्प, हम भी जिस प्रकार से देखते हैं भी जिस प्रकार से हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र ने योग दिया, जो हमारा योग है उसको एक विश्व धरोहर भी यानी घोषित किया है। साथ ही साथ जो विश्व हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी घोषित किया था। जो उस प्रकार से भी हम कहते हैं जो हमारी संस्कृति है वह भी दिनों दिन क्या होती है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो हमारे जो पास में पड़ोसी देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, जहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसका काफ़ी यानी प्रभाव है, तो हम कहते हैं जो बौद्ध धर्म के साथ भी हम उन देशों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम भाषाई आधार पर भी जोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं या जो अलग देशों में जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं और विदेशों में भी बोली जाती है, उसके आधार पर भी हम उन देशों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमने कहा भी सांस्कृतिक कूटनीति का संकल्प भी हम देखते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर एक कहा भी स्थानीय मान्यताओं को आगे की ओर विदेश नीति। ठीक है, जो हमारी जो स्थानीय मान्यताएं हैं, ठीक है, इसमें कभी जो स्थानीय मान्यता है हमारी, जो हम कह सकते हैं आज तक जो मान्यता मानते हैं उससे आगे हम अपनी विदेश नीति को रखते हैं। कैसे? जैसे हमें अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर जो इसमें भी समझाया गया अभी, जिस प्रकार से हम कहते हैं भी हिंदी चीनी भाई भाई हैं, और साथ ही साथ हमने जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के क्वाड बनाया है, जो कहीं ना कहीं चीन को ही काउंटर करने के लिए, तो हम हमारी स्थानीय मान्यता से कहीं हमें विदेश नीति को प्रेफर दे रहे हैं, यानी उसको प्राथमिकता दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने रूस से जो कह सकते हैं जो S-14 मिसाइल खरीदी है। ठीक है, उसमें जो अमेरिका है वह क्या कर रहा है अभी, उस हमारे ऊपर दबाव बनाने के बजाय हमारे प्रोत्साहन कर रहा है। और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जो हमें जो भारत के प्रति ऐसी आकांक्षा रखते हैं भी, उन्होंने गलत किया तो उन पर कुछ आर्थिक सेंसेस लगाने की भी बातें करता है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं भी हमने अमेरिका को भी अपने पक्ष में किया है। तो हमने जो हमारी स्थानीय मान्यता है उसको अलग छोड़ करके हमने क्या किया है, हमने विदेश नीति का निर्माण किया है।
साथ ही एक इसके अंदर एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके अंदर कहा गया भी जो रक्षा में निर्यात में बढ़ते कदम। इसमें कहा भी जिस प्रकार से हम देखते हैं जो भारत है अब यानी विश्व का सबसे बड़े आयातक कह सकते हैं भी, विश्व के सबसे बड़े जो आयातक है उनकी श्रेणी में शामिल है, जिसमें हमें विदेशों से क्या करते हैं जो रक्षा उत्पाद होते हैं उसमें हम यानी रक्षा के उत्पाद आयात करते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम्पल लिया गया भी जो अभी हमने जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम बनाया है, तो हमने इसमें कभी हर चीज़ हम देश में बना सकते हैं, क्या हम हथियार नहीं बना सकते हैं? तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया है, ठीक है, जिससे हम जो भारत के अंदर ही विदेशी हथियार या जो हथियार हैं वह बना पाए, ठीक है। जैसे हमें हाल ही में एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसका भी जो हमने INS विक्रांत बनाया है, ठीक है, वह भी कहीं ना कहीं क्या है हमारी मेक इन इंडिया का ही एक हिस्सा है, ठीक है। जो विदेशी जो राष्ट्र हैं उनका भारत पे विश्वास और ज़्यादा क्या होगा सुदृढ़ होगा, ठीक है। इसके अंदर एक जो रिपोर्ट की बात की गई जिसको बोलते हैं जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन की एक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया अभी 2011 से 2015 और 2016 से 2000 यानी 20 के बीच में भारत में हथियार के आयात में 1/3 लगभग 33% की कमी आई है। और ये कमी किसकी वजह से आई है कि हमने जो हथियार है वह घरेलू तौर पर बनाने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। और वर्ष 2016 से 2020 के दौरान वैश्विक धर्म में जो निर्यात है हमारा उसमें भी कितना 0.2% की क्या हुई है वृद्धि हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ भारत अब जो निर्यात के मामले 24वां ऐसा राष्ट्र बन गया है जो हम हथियारों का क्या करते हैं आयात भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे हम देख सकते हैं जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वह कितना सफल हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में क्या भी 2011 और 2015 की पिछले 5 वर्षों में की अवधि के दौरान भारत का जो निर्यात था वह कितना 0.1% था, ठीक है, कि तुलना में यह 200% अधिक वृद्धि हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो कितना 200% की अधिक वृद्धि इसके अंदर हुई है, ठीक है। साथ ही साथ वर्ष 2011 से 2022 के दौरान रक्षा निर्यात के अंदर भी 13,000 करोड़ वे सार्वजनिक उच्च स्तर पर रहा है। तो हम देख सकते हैं कितना हमारा इससे बेनिफिट हुआ है। और इसमें जो निजी क्षेत्र का हिस्सा कितना लगभग 70% रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो निजी क्षेत्र है हमारा वह भी किस प्रकार से इसमें प्रोत्साहन हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं जो हमारे हाल ही में जो जो रक्षा मंत्रालय है उसने भी लगभग 75 वस्तुओं का निर्यात करने की बात कही है, जिसमें हम 2025 तक जो हम हथियारों के रूप में भी आत्मनिर्भर होने का हमने जो लक्ष्य रखा है उसको भी हम क्या करेंगे पूर्ण कर लेंगे, ठीक है। जो रक्षा नीति आगे इसमें क्या है जो रक्षा नीति तैयार करने की गई है जो कि मोटे तौर पर निर्यात को प्रोत्साहन करने और विदेश मंत्रालय को बस यही चीज़ इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं भाई हमने जो नई नीति बनाई है उसके अंदर जो रक्षा जो वस्तु है हमने अपने देश में बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। लगभग यही चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसमें जो हमारा जो प्लास्टिक्स है जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। इसमें कहा गया भी जो 3 महीनों पहले हमने जो जो लगभग 19 प्रकार के जो सिंगल यूज प्लास्टिक का उस पर प्रतिबंध लगाया था, मगर इसका जो प्रतिबंध का कुछ ज़्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलता है। हमने ये जो प्रतिबंध लगाया था वह कहीं न कहीं उन पर लगाया था जो इस प्लास्टिक को खरीदते हैं, मगर हमने जो प्लास्टिक का क्या बैन इस प्रकार से नहीं लगा सकते जो कंपनियां बनाने वाली है उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या उनके जो विकल्प हैं उनको अच्छे से तलाशे जाए और उनको प्रोत्साहन किया जाए। तो इस प्रकार का इस आर्टिकल के अंदर डिस्कशन किया गया है भी हमें जो सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करके हमें जो उसके विकल्प हैं उनको बढ़ाना चाहिए और साथ ही साथ जो कंपनियां हैं उन पर हमें क्या लगाना चाहिए इन पे जो हम कह सकते हैं भी एक प्रकार का उन पर हमें जो सेंसर्स या जो कह सके जुर्माने लगाने चाहिए जो इनका निर्माण करती है, ठीक है, या उनको हमें कम करने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन किया गया है क्योंकि जो प्लास्टिक है जितना सस्ती क्योंकि हमें जानते हैं भी जितना सस्ता प्लास्टिक हमें उपलब्ध हो जाता है शायद उसके जो वैकल्पिक पदार्थ हैं वह इतने सस्ते हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसका जो इतना सस्ता होने का भी कारण ये है अभी जो आज तक हम पूर्णतः इसको हम बैन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। इसमें आगे कहा भी यदि किसी वस्तु पर लगाए जा रहे प्रतिबंध कारगर बनता है तो वह उसके उत्पादन को रोक लेना चाहिए, यानी यही कहा गया है अगर उस पर कारगर हमें प्रतिबंध लगाना है तो उसके उत्पादन पर हमें रोक करनी होगी। परंतु क्या पिछले 3 महीनों में जो दिल्ली NCR में जो फैक्ट्रियां लगी हुई है उनको क्या बंद किया गया है या उस पर इस प्रकार का किसी प्रकार का प्रभाव हुआ है या नहीं हुआ। साथ ही साथ में क्या जो इसी प्रकार जो विकल्प को प्रोत्साहन किया जाता या पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता तो उसके जो विकल्प की वस्तुएं थी वह इतनी महंगी भी नहीं होती और जल्दी से जल्दी उसके विकल्प की वस्तुओं को तलाश लिया जाता, ठीक है। तो यही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर क्या की है डिस्कस की गई है।
ठीक है। तो इसके जो कारण हम कह सकते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वह देख सकते हैं। जो प्रतिरोधी निष्कर्ष जिसको बोलते हैं हल्का होने के साथ साथ प्लास्टिक है जो कंपनियां होती है वह उपभोक्ता व समाज के अन्य जो लिंक्स के लिए भी कई लाभदायक प्राप्त होता है। यानी जिस प्रकार से यह सस्ता है और हल्का है वो लोगों को ले जाने में कहीं भी आसान हो जाता है। इस प्रकार से इसका जो हम कह सकते हैं जो मात्रा है इसकी बढ़ती चली जा रही है। साथ ही साथ चिकित्सा उद्योग की वस्तुओं को भी रोगाणुहीन या फिर सेटलाइज जिसको बोलते हैं सेटलाइज्ड करने के लिए भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की जो हमारी जो हम कह सकते हैं जो रोगाणु के कह सकते हैं जो एक प्रकार से इसको जो साफ करना और इसको जो गोल हम कह सकते हैं जो मेडिसिन के अंदर जो यूज होता है प्लास्टिक है उसको भी हम इसको साफ करना काफ़ी आसान हो जाता है। जिस प्रकार से हम ग्लव्स वगैरह उपयोग करते हैं यानी ठीक है जो एक बार यूज़ करने के बाद हम उसको क्या करते हैं फेंक देते हैं। तो इससे क्या होगा चिकित्सा क्षेत्र में भी हम इसका फायदा होता है। ठीक है। साथ जिसके अंदर जो सीरिंज है जो सर्टिकल जो इंजेक्शन है जो इस प्रकार की जो एकल यूज प्लास्टिक है उसका व्यवहार भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ जो मोटर वाहन के अंदर जो जिस प्रकार से प्लास्टिक यूज होता है तो क्या होगा जो व्हीकल है उसका वजन भी कम किया जा सकता है ताकि जिससे उसकी जो हम गाड़ी की जो एवरेज वगैरह है उस पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। इस प्रकार से जो प्लास्टिक को दिन दिन क्या होता है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है। साथ ही साथ जो प्लास्टिक है वो उसके भी हेलमेट बनाए जा रहे हैं जिसके जो सिर से रक्षा करते हैं एक प्रकार से उससे भी क्या होता है इससे फायदा मिलता है क्योंकि जो हल्के प्लास्टिक होते हैं और सुरक्षा हमें उतनी ही प्रदान करते हैं। साथ ही साथ जो सीट बेल्ट है या ईंधन टैंक है उसके अंदर भी हम जो प्लास्टिक है जो फाइबर जो टैंक जो सीट्स होती हैं उनका भी हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं कारण है जो प्लास्टिक को क्या करते हैं बढ़ावा देते हैं। ठीक है। अगला ये जो एक आर्टिकल है वह दैनिक जागरण से संबंधित है जो जिसका हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया जो एक बार फिर आया तो एक बार हमने इसका रिवीजन कर लिया। जिसमें जो ड्रग तस्कर है उसके बारे में कहा जो ड्रग तस्कर है वह किस प्रकार से जो मानव पूंजी हमारी जो क्या कर रहे हैं जो मानव पूंजी उसको यानी नष्ट कर रहे हैं। जो युवा पीढ़ी है हमारी किस प्रकार से उसको प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है। और जो युवा पीढ़ी का जो हमारे जो युवा है उनको नशे के प्रति उनका जीवन क्या करें बर्बाद करते हैं। ठीक है। बल्कि जो साथ साथ ये जो उनके जीवन के साथ साथ भी बर्बाद करने के साथ साथ जो आपराधिक कृत्य है उनमें भी क्या होता है दिनों दिन बढ़ावा देता है। क्योंकि अगर कोई इंसान जैसे नशे के लत के कारण उसकी मानसिक व शारीरिक स्थिति क्या होती है कमज़ोर हो जाती है। जिससे मानसिक स्थिति अगर कमज़ोर होती है बच्चे किसी व्यक्ति की तो उसकी सोचने समझने की क्षमता दिनों दिन क्या होती है कम होती जाती है जिसकी वजह से वह सही और गलत के बीच में व्यवहार यानी चुनाव नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है जो आपराधिक कृत्य होते हैं उसमें दिनों दिन क्या होता है बढ़ोतरी होती जाती है। और जो हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसको और अधिक कह सकते हैं जो और अधिक हमारी जो चुनौतियां हो जाएंगी आंतरिक सुरक्षा करनी हमारे लिए और ज़्यादा क्या हो जाएगी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। आगे इसके बाद विगत दिवस के अंदर जो हमने एक ऑपरेशन गरुड़ चलाया था वह कहीं न कहीं जो छापेमारियाँ थी या जो नशे के जो तस्करी करते थे उनसे संबंधित हमने उन पर रोक लगाने के लिए ये यानी जो अभियान चलाया था जिसका नाम था क्या ऑपरेशन गरुड़। ठीक है। और ड्रग तस्करों पर लगाम लगाने के साथ साथ यह भी आवश्यक है भी जो नशीले पदार्थ के खिलाफ भी खास करके जागरूकता फैलाई जाए। ठीक है। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था भी अगर हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो जिस पर साथ ही साथ तो हमारे जो सारे प्रयास हैं वे क्या होंगे विफल हो जाएंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।